नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या भ्रष्टाचार के पीछे किसी सामाजिक बुराई या फिर मानसिक हालात को दोषी समझा जा सकता है? हर धर्मशास्त्र के मुताबिक भ्रष्ट होना पाप है, तो फिर क्यों आम जिंदगी में पैसों का गैरकानूनी लेन देन बेखौफ बढ़ने लगा है? जिस तरह से प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूसखोरों के खिलाफ सरकारी दफ्तरों में मुहिम शुरू की है, क्या उसके बाद कहीं भ्रष्टाचार का खात्मा नजर आता है? क्या एसीबी रिश्वतखोरों पर कार्रवाई के साथ साथ नतीजों तक पहुंचने में कामयाब रही है, या फिर हमारे सरकारी दफ्तरों के साथ साथ समाज में आचार विचार के बीच भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है? सवाल ऐसे हालात के हैं जब चुनावों में भी भ्रष्टाचार मुद्दा बना। दिल्ली जैसी जगह पर सरकारें बनी पर कहीं कोई कारगर नतीजा नजर नहीं आया। बात होगी तफसील के साथ, खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। तो जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद सवाल जो खड़ा होता है वो सरकारी दफ्तरों से जुड़ा है। आज बिग फाइट लाइव में इसी पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। क्या सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कामकाज का हिस्सा बन चुका है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर के जरिए ये राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी विजेंद्र झाला जी हमारे साथ हैं, मुफ्ती खालिद अयूब साहब हमारे साथ हैं, साथ ही विश्लेषक राजेंद्र मोहन व्यास जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र व्यास साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो तस्वीर बयां हो रही है फिलहाल भ्रष्टाचार को लेकर, क्या सरकारी दफ्तरों में कोई खास वजह है जिसके कारण भ्रष्टाचार के मामले अब सामने आने लगे, या फिर एसीबी के कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की ये जो पूरी श्रृंखला है ये तो पहले से लगातार जारी है और इसमें कोई कमी नहीं आई है किसी भी तरह की। और उसके जो मूल में कारण है वो ये है कि सरकार का डर खत्म हो गया है, लोगों में ये भय समाप्त हो गया है कि बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ग्रहण कर लिया है और समाज में वो लोग ज़्यादा इज्जत और गरिमा के साथ देखे जाने लगे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। वो पैसा कैसे आया है ये मायने ख़त्म हो गया है आज, और इसकी वजह से लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जो पहले घृणा का भाव होता था, एक असंतोष का भाव होता था, वो लगभग समाप्त हो गया है। लोग आज इस बात को ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, उसका रहन सहन, उसका मकान, उसके बच्चे कितने अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके पास कितनी महंगी कार है, कितने महंगे शौक वो पूरे कर रहा है, ये उसके प्रतिष्ठा का एक मानदंड बन गया है। और उसके कारण सरकार ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसमें भ्रष्टाचारी पकड़ा गया हो और उसकी संपत्ति जब्त करके सार्वजनिक रूप से आपने ये घोषित कर दिया हो कि इतने लोगों को हमने पकड़ा और इतनी संपत्ति जब्त कर दी। और कानून की जो पोल है उसके कारण भ्रष्टाचारियों को अक्सर जब भ्रष्टाचार का शब्द इस्तेमाल होता है उसके साथ सरकार, सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कामकाज जुड़ा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी कामकाज में ही भ्रष्टाचार का प्रतिशत बढ़ा है? बिल्कुल, सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार के प्रतिशत में बढ़ोतरी रोज दिन पे दिन हम देख रहे हैं और उसका मूल कारण है कि पारदर्शिता की कमी। जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए और कदम कदम पर सरकार को जिस तरह से पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए था, आज एक व्यक्ति अगर अपना काम करवाना चाहता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उसके दफ्तर में फाइल कहाँ अटकी है, उसमें क्या कारण रहे हैं और उसके निदान के क्या उपाय हो सकते हैं। उसको इस तरह गोल गोल घुमाया जाता है कि वो व्यक्ति परेशान होकर नहीं चाहते हुए भी पैसा देकर अपना काम करवाना पसंद करता है। और यही कारण है कि पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। भानावत साहब, आपने कई महकमों को हेड किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस अगर भ्रष्टाचार की लीक को देखा जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक कई मर्तबा हम सिरे से जुड़ता हुआ देखते हैं। इसके पीछे हर महकमे की कोशिश के बावजूद लगाम क्यों नहीं लग पाती? खासतौर पर सरकारी महकमों पर यह इल्ज़ाम क्यों है? देखिए, ये प्रत्येक व्यक्ति ये अनुमान लगाता है कि किस काम में रिस्क कितना है और फ़ायदा कितना है। अगर उसको लगता है कि भ्रष्ट होने में जोखिम बहुत कम है और लाभ बहुत अधिक है तो वो रास्ता अपना लेता है। तो जैसा अभी राजेंद्र मोहन जी कह रहे थे, अगर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भ्रष्ट होने में जोखिम बहुत अधिक हो और लाभ कम हो तो कोई व्यक्ति भ्रष्ट होना नहीं चाहेगा। अगर रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि जो भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा गया, किसी भी कारण से रंगे हाथों पकड़ा गया या जो प्रोपोर्शन के अधिक आय होने के कारण वो पकड़ा गया, किसी भी कारण से मामले दर्ज होते हैं, उनमें अंतिम परिणति तक या यूँ कहें सजा की परिणति तक कितने मामले पहुंचते हैं, इस बारे में कोई विश्लेषण बहुत अधिक नहीं किया जाता। तो लोगों को लगता है कि अगर 100 में से 2 लोगों को सजा हो रही है
तो वो समझता है फिर 98% तो फायदा ही है, क्यों भ्रष्ट हुआ जाए। एक तो कारण यह है कि डर खत्म हो गया, जैसा भी कहा गया। दूसरा यह है इसमें कि समाज में प्रतिष्ठा किसकी है। क्या समाज में प्रतिष्ठा ईमानदार, सच्चाई की, अच्छाई की प्रतिष्ठा अधिक है, या इस किसी ये न केन प्रकारेण पैसा कमा लिया गया हो और अगर उसके आधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त की जा रही है, उसको लगता है। तो जो नई पीढ़ी जो आती है वो देखती है कि किस प्रकार के लोगों को अधिक समाज में स्थान मिल रहा है, तो वो वैसा अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। मतलब ये कि आपका जो कुल मिलाकर पैसा कमा रहे हैं उसके साधन क्या है, तरीका क्या है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आजकल जैसा गौण होता जा रहा है कि पैसा आना चाहिए, शॉर्टकट हो, कोई भी हो, लेकिन कैसे सरकारी भी हो, कामकाज का मैं जिक्र कर रहा था। हाँ, राजेंद्र जी ने कहा पारदर्शिता की खास तौर पर कमी है, मॉनिटरिंग नहीं होती, सरकारों की नकेल नहीं है। इसमें ये बात है कि जैसे ये सूचना का अधिकार कानून आया तो इससे अपेक्षा यह थी कि भ्रष्टाचार काफी हद तक लगाम लगेगी, चूंकि पारदर्शिता बढ़ेगी जी। इससे एक फायदा जरूर हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं हुआ तो आकलन का विषय। ये लगता है कि कम तो नहीं हुआ, लेकिन यह अवश्य हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले अधिकाधिक उजागर होने लगे हैं, शिकायतों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से लोगों को पता लगने लगा है कि किस काम में किस किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, किस अधिकारी ने इसके विरोध में कहा था, उसके बावजूद भी कोई काम गलत तरह से किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो अब अधिक सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें दो बातों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, मीडिया का तो करना ही चाहिए, और साथ साथ सूचना का अधिकार कानून जो देश के अंदर आया उससे ये हुआ है कि लोगों को पता लगने लगा कि सरकारी दफ्तरों में काम क्यों और कैसे हो रहा है। तो इसके कारण अगर जो भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कीम जो देश में सामने आए हैं, वो सब के पीछे यही कारण रहे, दो कारण। एक तो इस प्रकार की व्यवस्था, सूचना के अधिकार के कारण लोगों को पता लगने लगा है, और दूसरा कि मीडिया ने भी उन बातों को पकड़ा है। बस एक बात जरूर है, अंतिम परिणति तक इसको जो फॉलोअप करना चाहिए मीडिया को, उसमें शायद अभी और कुछ करने की आवश्यकता है, और उसके बाद अगर लोग सजा होते उस पर भी आऊंगा। उससे पहले झाला साहब आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगा, दो लिहाज से पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते एक तजुर्बा आपका सरकारी महकमे में, खासतौर पर पुलिस महकमे को लेकर, क्योंकि पुलिस महकमा सबसे ज्यादा बदनाम रहता है, क्या वजह है? क्या पारदर्शिता यहाँ भी कमजोर है? देखिए अश्विनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा टारगेट रहा है, और करप्शन के मामले भी जो है पुलिस में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं एग्जाम्पल देखता हूँ तो 9 और 10 में बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, इंक्लूडिंग IPS ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब 15-16 के अंदर जो है सब IAS ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में अब सब सुधर गए हैं या अब IAS में सारे भ्रष्ट हो गए हैं। मैं जो समझता हूँ कि अपना हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है जी, उसमें ही दुष्टता आ गई है, नैतिक पतन हो गया है। लोग विलासिता के जीवन जीने के लिए आदी हो गए हैं, उनकी सामाजिक परिवेश जो है चेंज हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे की तरह जीऊं, और जो अधिकारी है वर्ग है, जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है, वो ये व्यापारी बनने की कोशिश करता है, व्यापारियों की तरह जीना चाहता है, वो अपने कर्तव्यों को भूल गया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकारी नीति ही दोषपूर्ण है। आज जब हम विकास के बुलंदियों पर है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो जहाँ जितना जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, व्यक्तिगत संपर्क की तो संभावना ही नहीं होनी चाहिए। हर व्यवस्था ऑनलाइन होनी चाहिए। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले रेलवे का रिजर्वेशन हो, चाहे सिनेमा का टिकट हो, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, वहाँ पर आपको बिचौलियों के मार्फत जो है रिश्वत दी जाती थी और काम होते थे। आज वो सारी ऑनलाइन हो गई है, तो करप्शन कम हुआ है। उसी तरीके से देखिए, कोई भी संस्था, संवर्ग यानी काडर या कोई विभाग अकेला बदमाश करप्ट नहीं होता, व्यक्ति करप्ट होता है। ये व्यक्ति ही दोषपूर्ण जो इकाई है, इस व्यक्ति को सुधरने की जरूरत है। उसका नैतिक पतन हो गया है, वह विलासिता की जीवन के लिए दौड़ लगा रहा है, होड़ लगा रहा है। उसको रोज जो है अपनी फैमिली को महीने में नहीं तो वीक में नहीं तो महीने में एक बार किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ले जाना है। कारों की होड़ लगी हुई है, हर तरह की सुविधा ऐसी चाहिए। आएगा कहां से पैसा? कोई व्यापारी तो है नहीं। ये भी है कि देखिए, इसके साथ दूसरी भूमिका वाला सवाल जो कि भानावत साहब ने जिक्र किया, अंजाम तक परिणति नहीं आती।
सवाल यही है, एसीबी के जिम्मे होता है काम, लेकिन एसीबी मान लीजिए, क्योंकि सीबीआई, एसीबी, ये तमाम जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम तो करती है, लेकिन ये अंजाम तक नहीं पहुंचता। रंगे हाथ पकड़ा गया लेकिन फिर सजा नहीं मिली। नहीं, आप बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक चालान प्रस्तुत करने का या अनुसंधान करने का एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत सारे जो है सबूतों की आवश्यकता होती है, फिजिकल, और जो आजकल जो जिस तरह से जो एसीबी कर रही है वो उसका दो आधार है। एसीबी करो चाहे सीबीआई करो, या तो कंप्लेंट होनी चाहिए या इंटेलिजेंट कलेक्शन के आधार पर केस बनता है। तो जो ये जो व्यवस्था है, इसके बाद जब अनुसंधान होता है तो वो सारे वेरिफिकेशन होते हैं कि भाई फैक्ट्स जो है, कॉर्पोरेट फैक्ट्स जो है वो मिलने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट सैंक्शन की बात होती है। अब आप देखिए, लगता है कहीं बदलाव की जरूरत है, और बिल्कुल तुरंत बदलाव की जरूरत है। आप देखिए, करप्शन जो है एक, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया था कि शिष्टाचार बन चुका है। निश्चित रूप से जो है इसमें सरकार की नीतियां ही दोषपूर्ण है, और सामाजिक व्यवस्था तो है ही। आपको नैतिक जिस तरह से पतन हुआ है जी, नैतिक ह्रास का पतन हुआ। पहले आप देखिए, हमको 2 जोड़ी बहुत ज्यादा लगती थी, 2 जोड़ी कपड़ा। आज आप देखिए 5 सूट होते हैं तो भी कम पड़ते हैं। आज हर व्यक्ति बदल बदल करके जो है कारें लेकर के चलता है, लिबास मकान बदला है, और मिजाज लिबास बदला है, रहन-सहन व्यवस्था में इस बदली तरह से हो गया है। लेकिन आखिर ये सारी सुविधाएं पैसे के मार्फत ही तो आएगी, और पैसा आएगा कहाँ से? फिर जिस तरह से डेवलपमेंट के आधार पर जो जिस तरह के काम सैंक्शन हुए हैं, चाहे सरकारी हो चाहे हो, आप देखिए जहां पर दोनों कंप्लेंट कहाँ होती है, बहुत सारे इकाइयां, व्यवस्थाएं, संस्थाएं तो ऐसी है जहां पर दोनों को लाभ होता है, वहां पर कंप्लेंट नहीं होती। वहां तो बड़े बड़े घपले होते हैं। आप देखिए, जो लेने वाला खुश, देने वाला खुश, नुकसान सरकार का हो रहा है, जनता का हो रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इस ये पर जो भी बात बातें जो करूंगा। पकड़ी जाती है, एक आपने एसीबी वाली बात कही, कहने का मतलब ये है कि एसीबी अंजाम देने की कोशिश करती है, लेकिन उनको जो है बाद में सबूतों, पूरे सबूत नहीं मिलते। कई बार तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी नहीं मिलती, वो एक अलग चीज है। और जब केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अंदर जो है जो दलीलें और जो जिस तरह से जो जिरह होती है, और जिस तरह से जो है लूप होल्स जो है, लीगल लूप होल्स है प्रोसीजर, उसके कारण से ये लोग बच जाते हैं। तो दोष किसका है? दोष आपकी व्यवस्था का है, लीगल व्यवस्था का है, और सामाजिक व्यवस्था का है, सरकारी नीतियों का है। मैं इन तो सब आमूल पहलुओं पर बात परिवर्तन जो करूंगा। है उससे करने की पहले जरूरत है। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, हर जो धर्म है उसके लिए कहा गया है, इल्म में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार नाजायज़ है, लेकिन उसके बावजूद कैसे ये समाज का हिस्सा बन गया? देखिए, अभी अलग अलग अंदाज से हमने अलग अलग व्यूज़ सुने। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर एक इंसान अपने मन को सुधार ले, अपने दिल की सफाई कर ले, तो बहुत सारे मामलात खुद ब खुद हल हो जाते हैं। और एक इंसान जब नेक बनता है और वो अपने आप में ईमानदार रहता है, तो ऐसा नहीं कि वो अकेला ईमानदार रहता है, उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है। उसकी सोसाइटी उससे मुतासिर होती है, लोग उससे असर कबूल करते हैं, उसकी मिसालें दी जाती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। तो अगर हम अपने दिल की सफाई कर लें तो बहुत सारे मामलात, आखिर समाज एक एक हम मिलकर ही तो समाज बना है। और ये बेशक ठीक बात है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं समाज का भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम डिस्कस करने से ज़्यादा हमें उसके सोल्यूशन पर तवज्जो देनी चाहिए। और सोल्यूशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने मन की सफाई की कोशिश करें, अपने तई ना खुद भ्रष्टाचार बने, ना किसी को बनने का मौका दें, ना रिश्वत दें, ना रिश्वत लें। अगर ये माहौल हम बनाते हैं और शुरू से अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं, तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ बहुत हद तक ये मामला तब्दीलियां होंगी, लेकिन ये तब्दीलियों में वक्त कितना लगेगा, और जो तब्दीलियां हैं उनकी शुरुआत कैसे होगी? सवाल सरकारी सिस्टम का है, उसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और सवाल समाज का है, बदलाव की ज़रूरत वहाँ क्या है? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी।